नमस्कार। हम सब ने सुनाई है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, या फिर वो जो कहते हैं नो रिस्क नो गेन। हाँ बिल्कुल। सुनने में तो ये बातें अच्छी लगती हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इस रिस्क को नापने का, उसे समझने का कोई वैज्ञानिक तरीका भी हो सकता है? कितना जोखिम लेना वाकई में समझदारी है? क्या इसका कोई कोई फॉर्मूला हो सकता है भला? ये सवाल दिलचस्प है। सुनने में अजीब लगे शायद, पर हाँ, एक फॉर्मूला है। विलियम पाउंडस्टोन की एक बड़ी अच्छी किताब है, फॉर्च्यून्स फॉर्मूला। हाँ पढ़ी है मैंने, काफी मशहूर है। हाँ, तो ये किताब एक ऐसे ही गणितीय समीकरण, एक मैथमेटिकल इक्वेशन की कहानी कहती है, जिसने पहले तो लास वेगास के कैसीनो में जैसे खलबली मचा दी, और फिर वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े जो दिग्गज है ना, उनको भी सोचने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल। इस समीकरण का नाम है केली क्राइटेरियन। हो सकता है कुछ लोगों ने नाम सुना भी ना हो, लेकिन फाइनेंस और निवेश की दुनिया में इसकी गूंज तो है। हाँ जाहिर है। तो आज हम इसी विषय पर आधारित जो हमारी स्रोत सामग्री है, उसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा मिशन ये है कि ये केली क्राइटेरियन आखिर है क्या भला, ये कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात, ये जोखिम प्रबंधन और लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन दौलत बनाने को लेकर हमें क्या सिखा सकता है। क्या ये वाकई कोई फॉर्चून फॉर्मूला है? बिल्कुल, और इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। बात है 1950s की। अमेरिका की मशहूर बेल लैब्स थी ना। हाँ, बेल लैब्स। वहाँ जॉन केली जूनियर नाम के एक फिजिसिस्ट काम करते थे। उन्होंने 1956 में एक पेपर पब्लिश किया, अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रेट। अब नाम सुनकर तो लगता है कम्युनिकेशन थ्योरी का पेपर होगा, और था भी। केली असल में सिग्नल में जो नॉइज आ जाती है ना, उस समस्या पर काम कर रहे थे। अच्छा, टेलीकॉम से जुड़ा कुछ। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने एक कमाल की चीज खोज ली। उन्होंने पाया कि अगर आपके पास किसी सूचना स्रोत के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई खेल है या कोई शर्त है, उसके बारे में थोड़ी सी भी अंदरूनी जानकारी, या कह लें एक एज है, मतलब आप औसत से थोड़ा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि नतीजा क्या होगा, तो एक मैथमेटिकल तरीका है जिससे आप अपनी बाजी या निवेश की रकम तय कर सकते हैं। और अगर आप उस तरीके पर टिके रहें तो लंबे समय में आपकी पूंजी बढ़ने की लगभग गारंटी है। बस शर्त यह है कि आपकी वो एज या बढ़त असली होनी चाहिए। गारंटी, ये तो बड़ी बात है। हाँ, गणितीय रूप से। इसे सरल भाषा में समझे तो केली ने सवाल पूछा, अगर आपको पता है कि आपके जीतने की संभावना हारने से थोड़ी सी बेहतर है, तो आपको हर बार अपनी कुल पूंजी का, अपने कैपिटल का कितना हिस्सा दांव पर लगाना चाहिए ताकि आपकी पूंजी सबसे तेजी से बढ़े, लेकिन आप दिवालिया भी ना हो। अच्छा। केली क्राइटेरियन इसी सवाल का जवाब देता है, या आपको वो स्वीट स्पॉट बताता है कि भाई कितना दांव लगाना है। अच्छा, तो ये एक तरह से हुई ऑप्टिमल बैटिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन ये फॉर्मूला दिखता कैसा है? क्या ये बहुत मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, हैरानी की बात तो यही है कि फॉर्मूला खुद देखने में बहुत साधारण सा है। ये है F इज इक्वल्स BPQB, बस इतना ही। F इज इक्वल्स BPQB। ठीक है, देखने में तो सचमुच सीधा लग रहा है, पर इसके पीछे का मतलब क्या है? ये F, B, P, Q, ये सब क्या चीजें हैं? हाँ, यहीं पर इसकी कहते हैं ना खूबसूरती और गहराई छुपी है। चलिए इसे खोलते हैं एक-एक करके। हाँ, बताइए। F है वो फ्रैक्शन या प्रतिशत आपकी कुल पूंजी का, जो आपको उस खास मौके पर उस बेट पर लगाना चाहिए। मान लीजिए आपकी पूंजी 100 रुपए है और F आता है 0.1, तो मतलब आपको 10 रुपए लगाने चाहिए। ठीक है, F मतलब फ्रैक्शन। हाँ, फिर है B। B है आपकी बेट पर मिलने वाला नेट ऑड्स, मतलब अगर आप 1 रुपए लगाते हैं और जीतते हैं तो आपको मुनाफे के तौर पर कितने रुपए मिलेंगे। अगर ऑड्स 1.1 है, जैसे कॉइन टॉस में होता है अक्सर, तो B का मान 1 होगा। मतलब आप 1 रुपए लगाते हैं, जीतने पर 1 रुपए वापस मिलता है और 1 रुपए का मुनाफा। अच्छा, यानी मुनाफे का हिस्सा। हाँ, नेट मुनाफा। अगर ऑड्स 2.1 है तो B का मान 2 होगा। समझ गए। और P और Q? P है आपकी जीतने की वास्तविक संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। इसे 0 और 1 के बीच की संख्या के रूप में दिखाते हैं। जैसे 60% संभावना हुई तो P% इज इक्वल टू 0.6। और Q है आपकी हारने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, जो हमेशा 1P होती है। अगर जीतने की संभावना 60% है, P इज इक्वल टू 0.6, तो हारने की संभावना 40% होगी। Q इज इक्वल टू 0.4। सिंपल। अच्छा। तो ये फॉर्मूला इन 4 चीजों को, आपकी जीत की संभावना, हार की संभावना और जीतने पर मिलने वाले रिटर्न,
इनको मिलाकर आपको बताता है कि आपको अपनी पूंजी का ठीक कितना प्रतिशत हिस्सा उस एक दाव या निवेश में लगाना चाहिए। यही है ऑप्टिमल बिट साइज। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए इसे किसी उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री में भी जिक्र है, हम किसी कैसीनो में हैं और हमारे पास है, मान लीजिए 10,000 रुपए। ठीक है। और हमें एक ऐसा खेल मिलता है जहां हमें लगता है कि हमारे जीतने की संभावना 60% है, यानी P = 0.6, और हारने की 40%, यानी Q = 0.4। और अगर हम जीतते हैं तो हमें 1.1 का रिटर्न मिलता है, मतलब B का मान 1 है। ठीक, ये सेटअप है। अब अगर हम ये नंबर्स के लिए फॉर्मूला में डालें, F = B गुना P, Q B, तो ये हुआ 1 गुना 0.6, 0.4, 1। हाँ, तो ये हुआ 0.6, 0.41 = 0.21 = 0.2। बिल्कुल। इसका मतलब है कि फॉर्मूला कह रहा है कि हमें हर बार अपनी पूंजी का 20% हिस्सा दांव पर लगाना चाहिए, यानी 10,000 रुपए पर 2,000 रुपए प्रति दांव। एकदम सही करना। और अब सोचिए ये 20% क्या मायने रखता है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? हाँ, ये काफी आक्रामक, काफी एग्रेसिव लग सकता है। आमतौर पे जुए में या ट्रेडिंग में भी लोग सलाह देते हैं कि हर दांव पर अपनी पूंजी का सिर्फ 1% या 2% ही रिस्क में डालो, है ना? बिल्कुल, यही सुना है मैंने भी। लेकिन कैली कह रहा है, अगर आपकी बढ़त यानी वो 60% जीत की संभावना पक्की है तो 20% लगाओ। हाँ, यही बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। 20% हर बार, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं लगता? अगर मान लीजिए लगातार 2-3 बार हार गए तो 10,000 से सीधे 8,000, फिर उसका 20% गया तो 6,400, फिर 5,120। अरे बाप रे, पूंजी तो बड़ी तेजी से घटेगी। क्या ज्यादातर लोग इतना बड़ा जोखिम लेने से हिचकेंगे नहीं, चाहे गणित उनके पक्ष में ही क्यों ना हो? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये केली क्राइटेरियन की एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती को दिखाता है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू देखिए, गणितीय रूप से अगर आपकी 60% संभावना का अनुमान सही है, बिल्कुल सटीक, तो लंबे समय में 20% प्रतिदाव लगाने से आपकी पूंजी सबसे तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, गणित तो यही कहता है। हाँ, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसा आपने गिना, लगातार हारने पर पूंजी तेजी से गिरेगी, पर यह भी सच है कि जीतने पर उसी तेजी से बढ़ेगी भी। कैली का गणित ये सुनिश्चित करता है कि अगर आपका पी का अनुमान सही है तो दिवालिया होने का खतरा, जिसे रिस्क ऑफ रुइन कहते हैं, वो लगभग 0 है। ऑलमोस्ट जीरो रिस्क ऑफ रुइन। ये कैसे? क्योंकि आप हमेशा अपनी मौजूदा पूंजी का प्रतिशत लगा रहे हैं। पूंजी कम होगी तो दांव भी छोटा हो जाएगा, वो कभी 0 नहीं होगी सैद्धांतिक रूप से। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। लेकिन क्या इंसान इतने उतार चढ़ाव को झेल सकता है? लगातार पैसा घटते दिखना शायद नहीं। यहीं पर केली की सीमा दिखती है। अगर आप 20% से कम लगाते हैं, मान लीजिए 10%, इसे अक्सर हाफ केली कहते हैं, तो आपकी पूंजी थोड़ी धीमी गति से बढ़ेगी, पर उतार चढ़ाव काफी कम हो जाएगा, जिसे बर्दाश्त करना आसान है। हाफ केली। दूसरी तरफ, अगर आप केली द्वारा सुझाए गए 20% से ज्यादा लगाते हैं, मान लीजिए 30% या 40%, लालच में आकर, तो न सिर्फ उतार चढ़ाव बेतहाशा बढ़ेगा, बल्कि रिस्क ऑफ रुइन यानी दिवालिया होने का खतरा तेजी से बढ़ जाएगा। वो 0 नहीं रहेगा फिर। अच्छा, ज्यादा लगाने से रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, केली से ज्यादा लगाने पर लॉन्ग टर्म रिटर्न कम होता है और जोखिम बढ़ता है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है, लेकिन सच है। बाप रे, तो वो 20% ही ऑप्टिमल है? बिल्कुल, उस स्पेसिफिक एज के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह से गणितीय ऑप्टिमम और व्यावहारिक सहनशीलता, मतलब प्रैक्टिकल टॉलरेंस, के बीच का संतुलन साधने की बात है। सही पकड़ा। लेकिन ये तो हुई कैसीनो या जहां नियम एकदम साफ हैं, वैसे खेलों की बात। पर जैसा कि किताब का नाम है फॉर्च्यून्स फॉर्मूला, और आपने वॉल स्ट्रीट का भी जिक्र किया, तो ये फॉर्मूला कैसीनो से निकलकर निवेश की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में कैसे पहुंचा? वहां तो संभावनाएं इतनी साफ नहीं होती। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। यहीं पर कहानी और पेचीदा और कह सकते हैं ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, और इसका क्रेडिट काफी हद तक एडवर्ड ओ थॉर्प को जाता है। एड थॉर्प? हाँ, नाम सुना है। वो MIT के गणित के प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1960 के दशक में पहले तो ये साबित किया कि ब्लैक जैक, जो ताश का एक खेल है, उसमें कार्ड गिनकर खिलाड़ी कैसीनो पर बढ़त हासिल कर सकता है। हाँ, कार्ड काउंटिंग। वही। फिर उन्होंने केली क्राइटेरियन का इस्तेमाल करके ये तय किया कि कब कितना दाव लगाना है, अपनी एज के हिसाब से। उन्होंने अपनी थ्योरी को वेगस में आजमाया और कहते हैं लाखों डॉलर जीते। उनकी किताब बीट द डीलर तो बेस्ट सेलर बन गई थी। वाह, मतलब उन्होंने कैसीनो को उनके ही खेल में हराया। लेकिन फिर वो वॉल स्ट्रीट कैसे पहुंचे?
ब्लैक जैक से स्टॉक मार्केट। हाँ, थॉर्प ने महसूस किया कि शेयर बाजार भी एक तरह का, आप कह सकते हैं, विशाल कैसीनो ही है। बस नियम और संभावनाएं कहीं ज्यादा जटिल हैं, छुपी हुई हैं। उन्होंने सोचा कि अगर बाजार में भी कुछ इनएफिशिएंसीज हैं, मतलब ऐसी स्थितियां जहां कीमतें थोड़ी गलत हैं, मिसप्राइस्ड हैं और बढ़त हासिल की जा सकती है, जैसे उस समय वारंट्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में होता था, तो केली क्राइटेरियन का इस्तेमाल करके जोखिम को मैनेज किया जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। अच्छा। उन्होंने 1969 में अपना हेज फंड शुरू किया। शायद दुनिया के पहले क्वांटिटेटिव हेज फंड्स में से एक था वो, और दशकों तक शानदार रिटर्न हासिल किए, वो भी बहुत कम जोखिम के साथ। ऐसा उनका दावा है। थॉर्प का वो कथन जिसका आपने पहले जिक्र किया था बहुत मायने रखता है। केली अस्तित्व और विकास का रहस्य है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हेज फंड्स यानी पेशेवर निवेशकों के वो समूह जो जटिल रणनीतियां अपनाते हैं। तो क्या आज भी बड़े निवेशक बड़े फंड्स केली का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कई परिष्कृत निवेशक और हेज फंड्स केली के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, खासकर रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए। सिद्धांतों का? हाँ। मतलब सीधे फॉर्मूला नहीं? हाँ, हालांकि वो शायद ही कभी सीधे सीधे उस सरल फॉर्मूले F=BPQ बी का इस्तेमाल करते हों। क्यों? क्योंकि जैसा आपने कहा, वास्तविक बाजारों में P जीतने की संभावना और B पे ऑफ रेशियो का सटीक अनुमान लगाना लगभग असंभव है। हाँ, ये तो है। कैसीनो के खेल जैसे रूले या ब्लैक जैक में संभावनाएं गणितीय रूप से तय होती हैं, पता होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक के अगले महीने ऊपर जाने की क्या संभावना है? 50%, 60%, 70%? और अगर ऊपर गया तो कितना? 10%, 20%? ये सब अनुमानों पर आधारित होता है और अनुमान गलत हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अनिश्चितता है। हाँ, यहाँ अनिश्चितता है, बदलती आर्थिक स्थितियां हैं, कोई भी अप्रत्याशित घटना हो सकती है। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कहते हैं जिसे। अधूरी जानकारी है, और यहाँ तक कि निवेशकों के अपने पूर्वाग्रह, उनके बायसेस, ये सब पी और बी के अनुमान को धुंधला कर देते हैं। तो फिर वो इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं? अगर पी और बी पता ही नहीं। वो इसके पीछे के तर्क का, इसके लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। केली का मूल सिद्धांत क्या है? हाँ। यही कि जब आपको किसी निवेश पर बहुत ज्यादा भरोसा हो, मतलब आपको लगता है कि पी बहुत ज्यादा है और बी भी अच्छा है, यानी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो आपको उस पर अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा लगाना चाहिए, यानी अपने पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और जब भरोसा कम हो या एज ना दिखे, तो कम लगाना चाहिए या शायद नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस के हिसाब से पोजीशन साइजिंग। बिल्कुल। वॉरेन बफे और चार्ली मुंगर जैसे महान निवेशकों को देखिए। हाँ, बफे और मंगर। वो खुले तौर पर कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन यानी बहुत सारे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, उनका ये मानना है। बफे का मानना है कि अगर आपको कुछ बेहतरीन कंपनियों की गहरी समझ है और वो आकर्षक मूल्य पर मिल रही हैं, तो आपको उनमें बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये केली लॉजिक ही तो है। हालांकि वो शायद कैलकुलेटर लेकर F=BPQB नहीं निकालते होंगे। हाँ, शायद नहीं। वो अपने अनुभव, अपने विश्लेषण और एक तरह के इंट्यूटिव केली का इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि वो केली फॉर्मूले द्वारा सुझाई गई मात्रा से कम, यानी ज्यादा रूढ़िवादी, ज्यादा कंजर्वेटिव दांव लगाते हैं, जिसे फ्रैक्शनल केली कहते हैं। फ्रैक्शनल केली? हाँ, वो स्वीकार करते हैं कि भविष्य का अनुमान लगाना कितना मुश्किल है, इसलिए हमेशा एक सुरक्षा का मार्जिन, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। ये बात समझ आई। मतलब फॉर्मूला एक गाइड है, पर असल दुनिया में इसे समझदारी और अनुभव के साथ शायद थोड़ा कम करके इस्तेमाल करना होता है। बिल्कुल। तो अगर हम केली क्राइटेरियन के फायदों को समेटना चाहें, तो मुख्य बातें क्या होंगी? क्या प्लस पॉइंट्स है इसके? मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है सुरक्षा और विकास का अनोखा संगम, सेफ्टी और ग्रोथ एक साथ। केली आपको दिखाता है कि आप आक्रामक रूप से, एग्रेसिवली, अपनी पूंजी कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही गणितीय रूप से दिवालिया होने के जोखिम को लगभग खत्म करके। यह आपको अपनी एज या बढ़त का पूरा फायदा उठाने की अनुमति देता है। ठीक है। दूसरा, ये दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण पर केंद्रित है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि अनुशासित निर्णयों के जरिए, डिसिप्लिन के साथ, समय के साथ धन बनाने की रणनीति है। तीसरा, और शायद मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे अहम, ये लालच और डर पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, ग्रीड और फियर। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आप जीत रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो मन करता है ना कि और बड़ा दांव लगाएं।
हाँ, लालच आता। केली आपको जरूरत से ज्यादा बड़ा दांव लगाने से रोकता है। वो एक सीमा तय कर देता है। तो ये हुआ लालच पर काबू। और जब आप हार रहे होते हैं, बाजार गिर रहा होता है, तो डर लगता है कि सब बेचकर निकल जाएं। हाँ, बिल्कुल। केली आपको याद दिलाता है कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म एज अभी भी मौजूद है, तो शायद ये डरने का नहीं बल्कि अपने पोजीशन बनाए रखने या शायद बढ़ाने का भी वक्त हो सकता है। अगर फॉर्मूला इजाजत दे तो ये डर पर काबू पाने में भी मदद करता है। ये तो बहुत उपयोगी बात है। लालच और डर ये दोनों ही तो निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सब किस पर निर्भर करता है? अनुशासन पर। हाँ, अनुशासन ही कुंजी है। डिसिप्लिन इज द की। केली क्राइटेरियन एक मैकेनिकल सिस्टम है। ये तभी काम करता है जब आप हर बार बिना चूके इसका पालन करें। एक भी बार लालच या डर में आकर ज्यादा या कम लगा दिया तो आप उस गणितीय ऑप्टिमम से भटक जाते हैं और असल में अपना जोखिम बढ़ा लेते हैं। यही कारण है कि सैद्धांतिक रूप से इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इसे व्यवहार में लाना, प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल है। ये सिर्फ गणित नहीं बल्कि मनोविज्ञान का भी खेल है, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो फिर इसकी सीमाएं क्या हैं, कमियां क्या हैं? विलियम पाउंडस्टोन खुद चेतावनी देते हैं अपनी किताब में कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। सही कहा। और सबसे बड़ी सीमा वही है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, संभावनाओं और पे ऑफ का सटीक अनुमान लगाने की अविश्वसनीय कठिनाई। ये लगभग नामुमकिन है, खासकर वित्तीय बाजारों जैसी जटिल डायनामिक प्रणालियों में। ये केली क्राइटेरियन की अकिलीज हील है, उसकी दुखती रग है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाँ, फॉर्मूला उतना ही अच्छा है जितना अच्छा आपका इनपुट। अगर आपका अनुमान गलत है, मान लीजिए अगर आपने अपनी बढ़त को ओवर एस्टिमेट कर लिया, सोचा कि जीतने की संभावना 70% है जबकि असल में वो 55% ही थी, तो केली फॉर्मूला आपको जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने की सलाह देगा, जो विनाशकारी हो सकता है। वो कहावत है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाँ हाँ। से हाफ केली या क्वार्टर केली का इस्तेमाल करते हैं। इससे रिटर्न थोड़ा कम होता है लेकिन सफर ज्यादा आरामदायक, स्मूथ हो जाता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल बात है। और तीसरी बात, केली ये मानकर चलता है कि आपकी एज स्थिर है, कांस्टेंट है और आपको हर दांव के नतीजे तुरंत पता चल जाते हैं, फीडबैक तुरंत मिलता है। वास्तविक जीवन में, खासकर निवेश में, आपकी एज समय के साथ बदल सकती है ना? बिल्कुल। और आपके निवेश का नतीजा जानने में, मतलब वो सफल हुआ या नहीं, उसमें सालों लग सकते हैं। इन वास्तविकताओं को केली के सरल फॉर्मूले में शामिल करना बहुत जटिल है। तो ये एक शक्तिशाली औजार तो है, लेकिन इसे चलाने के लिए हुनर चाहिए, अनुभव चाहिए और सबसे जरूरी सही अनुमान लगाने की क्षमता चाहिए। गलत हाथों में ये खतरनाक भी हो सकता है। एकदम सही कहा आपने। ये एक रेसिंग कार की तरह है। सही अनुभवी ड्राइवर के हाथ में ये चमत्कार कर सकती है, रेस जितवा सकती है, लेकिन नौसिखिए के हाथ में ये दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो इस पूरी चर्चा और हमारी स्रोत सामग्री को देखते हुए मुख्य सबक क्या निकलते हैं? हम अपने श्रोताओं के लिए क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? क्या टेक अवेज हैं? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, निवेश और सट्टेबाजी के बीच की रेखा काफी धुंधली है। हम अक्सर इन्हें अलग अलग मानते हैं, पर दोनों में अनिश्चितता है, संभावना है और जोखिम प्रबंधन शामिल है। मानसिकता का फर्क ज्यादा है। केली दिखाता है कि अगर आपके पास सच में कोई बढ़त है, तो सट्टेबाजी भी एक तर्कसंगत, रैशनल गतिविधि हो सकती है। ये सोचने का नया नजरिया है। दूसरी, अनुशासन सर्वोपरि है। डिसिप्लिन इज पैरामाउंट। चाहे आपकी रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं, डर में बेचते हैं, लालच में खरीदते हैं, तो आप लंबे समय में सफल नहीं हो सकते। केली एक अनुशासित ढांचा, एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। सही है। तीसरी, धीमी और स्थिर वृद्धि अक्सर सबसे अच्छी होती है। मतलब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात में दम है। लेकिन केली ये भी सिखाता है कि जब आपके पास वास्तविक बढ़त हो, कोई शानदार मौका दिखे, तो जरूरत से ज्यादा डरपोक होना, जरूरत से ज्यादा कंजर्वेटिव होना भी महंगा पड़ सकता है। आपको अपनी बढ़त का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन समझदारी से, कैलकुलेटेड तरीके से। और वो लालच और डर वाली बात भी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। ये दोनों भावनाएं निवेशकों की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती हैं। केली इनसे निपटने का एक गणितीय, एक लॉजिकल तरीका सुझाता है। हाँ, वो आपको एक एंकर देता है। जब बाजार गिर रहा हो और डर हावी हो रहा हो, केली आपको याद दिलाता है कि भाई, अगर आपकी लॉन्ग टर्म संभावना अभी भी अच्छी है, तो शायद ये बेचने का नहीं बल्कि होल्ड करने या और खरीदने का समय है, अगर फॉर्मूला इजाजत दें।
और जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, यूफोरिक माहौल हो और लालच जागे, तो केली आपको हद से ज्यादा उत्साहित होने से, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने से रोकता है। तो कुल मिलाकर फॉर्च्यून्स फॉर्मूला और केली क्राइटेरियन सिर्फ गणित या कसीनो की कहानी नहीं है। ये जोखिम, इनाम, संभावना और मानवीय मनोविज्ञान के बारे में गहरे सबक सिखाते हैं। सही कहा। ये बताते हैं कि दौलत बनाना सिर्फ सही स्टॉक चुनने या सही दांव लगाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि सही मात्रा में, सही अमाउंट में जोखिम लेने के बारे में है, वो भी तब जब संभावना आपके पक्ष में हो। बिल्कुल। अंतिम संदेश मेरे ख्याल से यही है कि जोखिम, रिस्क, जीवन का और निवेश का एक अविभाज्य हिस्सा है। इट्स इनहेरेंट। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समझा जा सकता है, इसे मापा जा सकता है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से, जैसा केली ने दिखाया, और इसे प्रबंधित किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। केली क्राइटेरियन इसी प्रबंधन का एक शक्तिशाली यद्यपि चुनौतीपूर्ण उपकरण है। ये विज्ञान और अनुशासन का उपयोग करके अनिश्चितता को अवसर में बदलने का एक प्रयास है। बहुत खूब। और इस दिलचस्प चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो सीधे हमारी स्रोत सामग्री के दिल से जुड़ा है। हमने बार बार सुना कि केली क्राइटेरियन की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप संभावनाओं यानी पी का कितना सटीक अनुमान लगाते हैं। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है ना? हाँ बिल्कुल, द हार्डेस्ट पार्ट। तो सोचने वाली बात ये है, हमारी अपनी मानसिक धारणाएं, हमारे अंदरूनी पूर्वाग्रह जैसे कन्फर्मेशन बायस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है, वगैरह वगैरह, बाहरी शोर जैसे मीडिया है, दोस्तों की सलाह है, या फिर हमारी तात्कालिक भावनाएं, डर और लालच, ये सब मिलकर संभावनाओं के निष्पक्ष मूल्यांकन को, इम्पार्शियल असेसमेंट को कैसे बिगाड़ सकती हैं? ये गहरा सवाल है। भले ही हमारे पास केली जैसा शक्तिशाली फॉर्मूला हो, अगर हम उसमें गलत या बायस्ड इनपुट डाल रहे हैं तो नतीजा क्या होगा? क्या हम अनजाने में सबकॉन्शियसली अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत महत्वपूर्ण नुकता है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है आपको केली क्राइटेरियन की इस दुनिया की सैर पसंद आई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।